है अनुभव एक शिक्षक। इसमें बीते हफ्तों हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी कि कैसे हम भाषा में पकड़ लाकर अपने स्किल को और निखार सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही श्रेष्ठतम विचार वाले और अनुभवी व्यक्ति ज्योतिर्मय आर्य जी जो है हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ये एक साधारण नौकरी पेशेवर परिवार से जो है इन्होंने जो है ये अपने परिवार में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नौकरी ना कर एक व्यापार करने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण इन्हें नौकरियां भी करनी पड़ी, जिससे उन्होंने नया अनुभव सीखा, पैसे बचाए, फिर उन पैसों से जो है एक व्यापार शुरू किया और उसमें सफलता हासिल की। इसके साथ साथ इन्हें जो है 1990 में उस समय के जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे उनके द्वारा श्रेष्ठतम उद्योग मीडिया स्केल वर्ग और 1994 में उस समय के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा चेन्नई में श्रेष्ठतम एक्सपोर्टर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो मैं चाहूंगी आप सभी जो है स्पेशल क्लैप के द्वारा सर का हमारे सह परिवार में स्वागत करें। अब मैं हमारे सह परिवार के डायरेक्टर विनय जी से आग्रह करती हूँ कि वो श्रीफल और पुष्प से जो है सर को सम्मानित करें। मामा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीफल और मामा जी मैं बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बीच ज्योतिर्मय आर्य जी सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। ये अनुभव एक शिक्षक नाम से जो आपने पहल की है और ये बहुत सराहनीय प्रयास है। तो अपने बारे में कुछ कहने से पहले मैं इसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रच्छति पंडिता उपाश्रिति यस्य दिनाकर किरणे नलिनी दिवा तस्य विस्तारिता बुद्धि। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, देखता है और प्रश्न पूछता है, ये जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, वो क्या करता है? पढ़ता लिखता है। किसी भी उद्योग में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, वो पढ़ेगा, लिखेगा, आसपास देखेगा क्या हो रहा है। आप जिस बिजनेस में है उसमें भी आप देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है, व्यक्ति कौन से कलर के कपड़े पहन रहा है, कौन सी फैब्रिक ले रहा है ना। और इससे जो जानकार लोग हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, और जो विद्वान हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया वही चल रही है। तो ये श्लोक मुझे याद आ गया। तो जो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करता है उसकी बुद्धि इस तरह विस्तारित हो जाती है जैसे दिनकर यानी सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह कमल के फूल पर पड़ती हैं तो कमल का फूल उस किरणों को प्राप्त कर विस्तारित हो जाता है। इस तरह उस व्यक्ति की बुद्धि विस्तारित होती है ज्ञान अर्जित करने से और वो प्रगति करता है। तो ये विनय जी, विवेक जी जिन्होंने ये पहल प्रारंभ की है, कि मुझे लग रहा है कि ये व्यापार जगत में अनूठी पहल है, तभी ये भाई
बहुत आगे जाएंगे व्यापार जगत में। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है दोनों को। तो आगे मैं कुछ अपने बारे में बताऊं तो उसे आप मेरी अपनी खुद की बड़ाई मत समझिएगा, क्योंकि सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप उससे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, या उसमें से कुछ अच्छा लगे तो उसे आप चुन लीजिएगा, और लगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं तो उस बात को छोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं कि कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो जैसे अभी बहन बता रही थी कि व्यापार करने का जो मेरा मन था, परिवार तो पूरा नौकरी पेशा था, मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा सारे नौकरी पेशा ही थे। मेरी जानकारी में कोई नहीं है जिसने व्यापार किया हो, पर बचपन से ही था। हम अपने नाना के घर जाते थे मथुरा, 1 महीने की छुट्टी होती थी तो 1 महीना वहीं बिताते थे। तो मेरा अंदाज में 8-10 साल का रहा होगा। तो हमारे नाना जी के पड़ोस में एक मेरा मित्र बन गया था, संतोष। तो हमने बोला दुकान खोलते हैं। अब सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में हमने पिताजी से कुछ रुपए मांगे, उसने अपने पिताजी से कुछ रुपए मांगे। हम जा करके परचून की दुकान से कुछ मीठी गोलियां, टॉफी, चूरन की गोलियां ये सब खरीद के लाए। हमने अपनी आंगन में चारपाई बिछाई, चद्दर लगा के अपनी दुकान लगाई थी। तो 15-20 दिन दुकान चली। बच्चे भी खूब आ जाते थे देखने की ये क्या हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही थी। हमें उस समय जानकारी नहीं थी कि हमने अगर 5 पैसे की 2 टॉफी ली है तो कितने में बेचनी है, बिक रहा था। फिर जो माल बचा उसको छोड़ के हमारी छुट्टियां खत्म हुई, अपने घर आ गए। और अगले साल जब गए तो वो सारी टॉफियां हो गया बराबर हो गई थी, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश। ये पहला व्यापार का अनुभव था। ऐसी मैं बताया कि बाद में मैं सोचता हूँ कि शायद ये कुछ रहा होगा मेरे उसमें कि मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद भी सबसे पहले हुआ कि अपना व्यापार करूंगा। तो आप ये मत सोचना कि सर ने इंजीनियरिंग की है तो व्यापार करना है या हमें किसी उसमें आगे जाना है तो कोई बड़ी डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या MBA की डिग्री होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड गाड़ी की फैक्ट्री डाली, वो उनकी शिक्षा हुई थी 8वीं क्लास तक, सिर्फ 8वीं क्लास तक। वो भी उनके घर के पास एक स्कूल था जो एक कमरे में चलता था, उससे पढ़े थे। उसके बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वो घर छोड़कर चले गए किसी फैक्ट्री में, अप्रेंटिस बन गए, ट्रेनिंग। और उनको श्रेय जाता है कि उस समय बहुत महंगी महंगी रोल्स रॉयस वगैरह सब गाड़ियां बनती थी अमीरों के लिए। उन्होंने जो कार बनाई वो कार कम से कम उच्च वर्ग के पहुंच में आ गई, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के पहुंच में आ गई। और कैसे आ गई, उन्होंने असेंबली लाइन का डिजाइन बनाया जिसमें गाड़ियां चलती थी, एक एक आदमी एक एक पुर्जा जोड़ता जा रहा है। उससे उन्होंने कॉस्ट कम करी। हेनरी फोर्ड 8वीं पास थे। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत सारे आविष्कार किए, बल्ब का आविष्कार किया, सैकड़ों आविष्कार उनके नाम से पेटेंट। उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की होगी, एक अंदाज लगाइए, अंदाज से बताइए कितने पढ़े होंगे। नहीं, उन्होंने कोई स्कूल ही नहीं गए थे, किसी स्कूल में नहीं गए, कोई फॉर्मल एजुकेशन किसी स्कूल में उन्होंने नहीं ली थी। आदमी का जो दिमाग है वो उस तरफ जाना चाहिए, या तो टेक्निकल हो या व्यापारिक दिमाग हो, इंटेलिजेंट हो, और उसकी जो कॉमन सेंस कहते हैं वो अबव एवरेज होनी चाहिए। ये जरूरी है। आपके पास कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे आप विदेशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भारत का बता दीजिए ऐसा किसी ने व्यापार में बहुत तरक्की कर ली हो। तो घनश्याम दास बिरला, हम बोलते हैं ना टाटा बिरला बन गए हो गया, उनका नाम नहीं आता कि पहले हम भारत में नाम लेते हैं तो टाटा बिरला लेते हैं। घनश्याम दास बिरला, जिन्होंने बिरला संप्रदाय की साम्राज्य की नींव रखी, वो भी किसी स्कूल में नहीं गए थे, कोई एजुकेशन नहीं। घर पे थोड़ा बहुत पढ़ा उन्होंने, गणित पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ी, घर में टीचर रख के, मगर किसी स्कूल में नहीं गए थे घनश्याम दास बिरला। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और कोई तो
तो अपने धीरूभाई अंबानी भी 8वीं पास थे। 8वीं पास किया उन्होंने, उसके बाद पेट्रोल पंप में नौकरी की, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग करी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं नौकरी पेशा परिवार से आया, पूंजी नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपके हाथ में पूंजी हो। व्यापार करने के लिए दिमाग लगता है और इंटेलिजेंट हो, अबव एवरेज कॉमन सेंस हो। कॉमन सेंस आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। धीरूभाई कहाँ चले गए? आज रिलायंस भारत का सबसे बड़ा ग्रुप, उसके संस्थापक 8वीं क्लास पढ़े हुए थे। आप बोलेंगे कि ये तो जमाना चला गया, उस जमाने में हो जाता था कि बिना पढ़े लिखे कर लेते थे बिजनेस स्थापित। आज के जमाने का कोई बताइए। आज के जमाने का दूसरा बड़ा व्यापारिक साम्राज्य गौतम अडानी भी हायर सेकेंडरी पास नहीं कर पाए। उसके पहले ही उनसे कॉलेज छूट गया और व्यापार में आ गए। 11 पास शायद है या नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पढ़े हुए गौतम अडानी। ये आज के जमाने का एग्जाम्पल है आपके लिए। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़ना है, करना है तो अपनी बुद्धि को जागृत रखिए और कॉमन सेंस बढ़ाइए अपना। आसपास क्या हो रहा है उसको देखिए, उससे सीखिए। ये भी जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ अपने शहर का ही। मैं सफल व्यवसायी अपने को नहीं मानता उसके सामने। वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ा, मैं मैथमेटिक्स में था, मैं इंजीनियरिंग में चला गया, वो आर्ट्स में पढ़ा। 11वीं तक पढ़ा, ले दे के पास हुआ। वो हुआ कि नहीं मुझे ये पता नहीं, याद नहीं है। उसके पिताजी ने देखा कि ये दिमाग इसका पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपना व्यापार करो, अब पैसा नहीं दूंगा, पूंजी नहीं है मेरे पास, मगर व्यापार करो। ऐसा चैलेंज दिया उसको। बिना पूंजी के उसने व्यापार चालू किया। बिलासपुर का ही है व्यक्ति। और किसी दुकान से उधारी सामान लिया, उसको बेचना शुरू किया, बेच के पैसे चुकाता था, फिर और माल लेता था। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ा। आज वो बिलासपुर के सबसे सफल बिल्डर्स में से एक है, सिर्फ 10वीं पास, सबसे सफल बिल्डर है बिलासपुर। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप आपस में देखिए क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। हमारा काम अगर सेल्समैन का है तो हम कस्टमर की पहचान को कैसे पकड़ सकते हैं। कस्टमर ने 2-4 चीजें आपसे निकलवाई तो आपको पकड़ लेना है कि इसकी पसंद क्या, फैब्रिक क्या है, डिजाइन क्या है, कलर क्या पसंद है, उसी हिसाब से आपको सारे निकाल के रख देंगे। हर फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, सिर्फ ये मत मानिए कि हमें व्यापार तो करना नहीं है, सब जो बता रहे हैं हमें क्या काम का, उसमें अपने लिए काम की चीज निकालिए आप उसमें। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जो है मैं सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र पहुंच गया कि भैया मुझे कोई लगानी फैक्ट्री। तो बोले पूंजी कितनी? मैंने कहा पूंजी तो नहीं है। तो बोले ऐसा करो, ये ग्रिल और चैनल गेट वेट बनाने का वो डाल लो, वेल्डिंग मशीन लगा के। तो मैं बोला इंजीनियरिंग करके तो ये नहीं जमेगा। तो फिर जॉब के लिए अप्लाई करना चालू किया। इलेक्ट्रिकल सिविल वालों की नौकरी जल्दी लग जाती थी, मैंने मैकेनिकल से किया था। मैकेनिकल वालों को देर से लगता था क्योंकि राज्य में उस तरह का कोई राज्य सरकार का प्रकल्प नहीं था। तो हम लोगों ने अप्लाई करना चालू किया, अप्लाई करते थे, खाली बैठे थे। तो खाली बैठने की जगह मैंने एक लिंक रोड में ही कार का गैरेज है, आज भी चल रहा है वो। मैं तो खैर काफी आगे बढ़ गया, वो गैरेज अभी वैसी का वैसा है, चल रहा है। वहां जाके मैंने बोला चाचा काम सीखना है। तो वो देखे जीन्स और पुरानी टी शर्ट वगैरह पहन के चला गया था। तो उनको लगा तो सही कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख के फिर बोले ठीक है कल से आ जाना। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं खड़ा था तो बोले कि पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो बगैर पैसे के बोले हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। मैं कहाँ सीखूंगा काम सीखने से क्या फायदा होगा। हम जो इंजीनियरिंग में सीखते हैं थ्योरी, वहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मेरी दिलचस्पी थी, वहाँ उन चीजों को हाथ लगाने का मौका मिला।
हम वहाँ इंजीनियरिंग में सीखते हैं बॉक्स इस पे था, और वो बोलता है गोटी पाना लेके आ। अब गोटी पाना क्या होता है? मैं इसलिए सीखा कि जब मैं फैक्ट्री में काम करने लगा तो मुझे पता था अपने फीटर को क्या बोलना है, कैसे मंगाना है, कि उनसे पानी को क्या बोलते हैं, क्या है। कार्बोरेटर कार का फेफड़ा कह रही थी उसको, वो हाथ में लिया पहली बार कि इसमें पेट्रोल और हवा का मिक्सचर बनता है, वो जाता है इंजन में। कहाँ से जाता है, क्या है? उसने बोला ले पेट्रोल निकाल, उसी कार से पेट्रोल निकाला, तसले में डाल के उसको टूथब्रश से साफ किया पुराने, तो देखा कि कहाँ से हवा जाती है, कहाँ से पेट्रोल जाता है, सब सीखा। उसका फायदा क्या हुआ? जब पहली कॉल आई नौकरी के लिए तो बोले क्या करते हो? मैंने कहा कि खाली बैठा था तो गैरेज में काम करता हूँ। तो बोले गैरेज में काम करते हो, क्यों करते हो? मैंने कहा खाली बैठे से अच्छा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो गैरेज में काम सीख रहा हूँ। तो क्या हो गया मेरा? और दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा था उन्होंने, जो मेरा पहला इंटरव्यू था, कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि आप जहां बैठे हैं वहां मैं बैठा हूं। तो ये पहला इंटरव्यू था, तुरंत मेरी जॉब लगी। दोनों चीज उन्होंने परख ली कि इस बंदे में क्या है। मैंने वहां 2 साल ही काम किया। उसके बाद क्या है, प्राइवेट जॉब थी, वो प्राइवेट फैक्ट्री थी गाजियाबाद के पास। फिर सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा वो थी, क्रेज रहती है, आज भी है। तो सरकारी नौकरियों में अप्लाई करते रहता था। अप्लाई करते करते एक दिन ऐसा आ गया था कि एक साथ 3 अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में थे, और तीनों अच्छी कंपनी, एक ONGC, एक NBCC है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय कंपनी है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, और एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अफसर की नौकरी थी। 3 अपॉइंटमेंट रहे, पर उसमें काम की बात यही कि 1 हफ्ते के अंदर आए तीनों। और ONGC का जो लेटर आया था अपॉइंटमेंट का, वो 7 पेज का अपॉइंटमेंट लेटर पूरा टेलीग्राम से भेजा था कि तुरंत ज्वाइन करिए। वो रात को टेलीग्राम आया तो हमारे मकान मालिक बोले भैया क्या हो गया, घर में सब ठीक है? मैं कहा पता नहीं, देखता हूँ क्या आया। तो पढ़ा, मैंने कहा जी चाचा ये अपॉइंटमेंट लेटर आया। बोले इतना मोटा? मैं कहा हाँ, पूरा सैलरी टर्म कंडीशन सब पूरा अपॉइंटमेंट लेटर टेलीग्राम से भेज दिया। खैर उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो था अल्टीमेट एम वो था व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए जो मेरे पास नॉलेज की कमी थी वो था फाइनेंस और अकाउंट्स का नॉलेज नहीं था मेरे को। इंजीनियरिंग की है तो मैंने कहा वहां जाऊंगा तो मेरे को वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने बैंक ज्वाइन किया और अपना ध्येय ये बनाया, कोई काम छोटा नहीं होता। सब जानते हैं, तो सामान्य सा ध्येय है, कोई काम छोटा नहीं होता। हमें अपने उसमें कार्यालय में झाड़ू भी लगानी पड़े तो छोटा नहीं है, कर लेना चाहिए। जैसे मैंने गैरेज में काम कर लिया, उसमें अगर मैंने एक जोड़ा, वो ये था कि कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, अब कोई काम बड़ा नहीं होता। बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हो। आप ध्येय बना लोगे कि मेरे को एक करना है, तो ईश्वर आपकी राह अपने आप निकालता जाता है, आसान करते जाता है। आप देखेंगे कि कैसे होता है। बैंक ज्वाइन कर लिया मैंने 6 साल। अब मुझे जॉब भी वही मिला कि बड़े उद्योगों और व्यापारों को जो लोन दिया जाता है उसका मुझे असेसमेंट करना होता था। उनकी 3 साल की बैलेंस शीट 4 साल की आती है, उसमें देखो उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको जो उद्योग लगाना, उसकी जो मशीन चाहिए वो जरूरी है नहीं है, बिल्डिंग जो है कितनी बड़ी बननी है, लागत ठीक लगाई है कि नहीं, कितना लोन देना है, कार्यशील पूंजी कितनी देनी, ज्यादा तो नहीं मांग रहा, ये सब करके उनको देना है। तो ये होने के बाद मैंने देखा कि सरकारी नौकरी की बड़ी जो हमारे मन में इच्छा थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कि काम मेरा बहुत अच्छा था। रीजनल मैनेजर बोलते थे मेरे ऑफिस में आओ काम करो, जोनल मैनेजर बोलते थे यहाँ बैठ के काम करो, तो मेरे ऑफिस आ जाओ। मगर इंक्रीमेंट जो बाकी अफसर का होता था 100-150 रुपए साल में, वो मेरा भी होता था 100-150 रुपए साल। ऐसी होती 1500 रुपए सैलरी थी मेरी जो पहला अफसर हुआ सन 1982। तो मैं बोला कि यार तो गड्ढे घोड़े सब बराबर है भैया, जो काम कर रहा है मेरी टेबल फाइलें लगी हुई है, वो खाली बैठा है, मस्ती कर रहा है, मैनेजर के घर में सब्जी पहुंचा रहा है, उसको भी उतना ही इंक्रीमेंट, मेरे भी उतना ही इंक्रीमेंट। मैं क्या निकलो यहाँ से। तो फिर मेरी जॉब लगी, आगे प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करने लगा। मैंने कहा यहाँ नहीं, प्राइवेट सेक्टर जो सब लोग
गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की नौकरी ढूंढ रहा था। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी दिल्ली मिली मुझे, और इंजीनियर होने के बाद भी मैं फाइनेंस मैनेजर बन गया। फाइनेंस मैनेजर की जॉब लगी, और वहाँ से आगे इस तरह बढ़ा कि ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ फाइनेंस देख रहा हूँ। मैं फैक्ट्री, क्योंकि इंजीनियर था, मुझे हर काम में इंटरेस्ट था। वहाँ कोई टेंडर खुल रहा है तो उसमें भी बैठ जाता था, उसमें भी कुछ सलाह दे देता था, ऐसा नहीं ऐसा। कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का तो उसको ही देखने लग गया, मजदूरों को, सुपरवाइजर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। हर काम में मैं टांग अड़ाता था, मतलब भिड़ जाती। और वो मालिक जो है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या फायदा होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो फायदा ये होता है कि मालिक आपको देख रहा है कि ये फाइनेंस मैनेजर है, इसका काम तो हो गया, बैंक में एप्लीकेशन चली गई लोन की, अभी खाली बैठा है। खाली नहीं बैठा है, दूसरे काम देख रहा है। तो धीरे 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 मेरे को वहाँ के सभी कामों का अनुभव हो गया। और दूसरा देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मालिक नजर कैसे रखता है, मालिक को क्या चाहिए, ईमानदारी और परफॉर्मेंस। आपको रिजल्ट देना है, फिर इसका ही लिमिट, आप कितना भी आगे जा सकते हैं। ईमानदारी के परीक्षण के अपने तरीके होते हैं। मेरे चैम्बर में ज्वाइन करने के 2-2.5 साल के बाद ही बड़ी सी तिजोरी आ गई, तो बहुत सारी गोली उठा के लाए, बहुत भारी तिजोरी थी। तो वो तिजोरी आ गई तो मैं पूछा भाई इसके शेयर से ये क्या है? बोले नहीं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं आपके कमरे में रहेगा। मैं कहता है भाई जगह की कमी होगी, कुछ बात होगा। तो फिर थोड़ी देर में वो ढेर के ढेर रुपए लाया, भर दिया उसमें, फिर ताला लगाया और चाबी दे दी मेरे को। मैं कहा चाबी मेरे क्यों दे रहे, तुम कैसी हो? बोले नहीं, साहब बोले कि आप ही के पास रहेगा चाबी। तो मैं तुरंत गया, मेरा माथा ठनका कि ये क्या भैया, पैसे भर दिए, कुछ हिसाब किताब है नहीं, कितने पैसे रखे, चाबी दे दिए। तो बोले कि नहीं नहीं, आप वो चिंता मत करो, कैशियर हमारा पुराना है पुस्तैनी, तो वहाँ हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होगी, चाबी आप ही के पास रहेगी। और ये बात बोली, आपको जब भी अपने लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए होंगे, आप निकाल लेना उसमें से, और सिर्फ हमें बता देना कि मुझे इतनी जरूरत थी, मैंने इतने निकाल लिए थे। कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों निकाले थे, किस लिए निकाले, कि वापस करोगे कि ऐसी आपको जरूरत थी ले लिए आपने। तो वो तो दूर की बात है कि 5 रुपए निकालो, मैं तो कभी चाबी लगा के भी नहीं देखा उसमें। तो ये उनका ये सब ईमानदारी टेस्ट करने के तरीके होते हैं। आप हर टेस्ट में पास होते चले जाओ, फिर क्या होता है कि 4 साल में आप मैनेजर, डिप्टी जीएम बन जाओगे। जीएम बन गया मैं 4 साल के अंदर। वहाँ जो बड़े बड़े मतलब अधेड़ उम्र के लोग थे, मैं तो बहुत युवा था, उनके बराबर आ गया। जीएम बनने के बाद ये राजस्थान में की फैक्ट्री लगी वीडियो कैसेट की। फिर मुझे बिलासपुर भेजा गया, यहाँ पर जो नोवा आयरन का प्लांट है दगोरी में, उसके लिए ज़मीन एक्वायर की, पानी वगैरह लेने की परमिशन ली। तभी अचानक से फोन आया कि आप तुरंत दिल्ली आओ। दिल्ली चला गया। दिल्ली में उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर इस प्लांट में दिक्कत आ रही है, ये प्लांट जो है लगातार नहीं चल रहा। वीडियो कैसेट बनता था, उसमें 5000 वीडियो कैसेट रोज बनता था। उसका सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था। 25-26 तरह के रॉ मटेरियल थे, वो पूरा विदेशों से आते थे। वीडियो कैसेट बन के भारतीय मार्केट में बिकते थे। एक भी अगर माल खत्म हो गया तो प्लांट का प्रोडक्शन रुक जाता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महीना भर भी प्लांट लगातार चला हो, नॉन स्टॉप, रुक ही जाता था, कोई ना कोई काम करता। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए चैलेंज है, इसको 100 दिन चला के दिखा दो लगातार नॉन स्टॉप, कर पाओगे? मैं कहा बिल्कुल कर दूंगा। उसमें जो कमी थी वो मैंने देखा, रॉ मटेरियल की जो प्लानिंग, कि आपको किस दिन ऑर्डर भेजना है, वो कितने दिन में विदेश से माल डिस्पैच होगा, शिप में कितना टाइम लगने वाला है, बॉम्बे पोर्ट में माल आएगा, क्लीनिंग में कितना टाइम लगने वाला है, कस्टम क्लियरेंस में, फिर वहां से रोड से माल राजस्थान आएगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें 5 दिन और जोड़ लो। उतने दिन पहले आप ऑर्डर दो, उसके लिए बार चार्ट बनवाया। इस तरह से प्लानिंग करके रॉ मटेरियल की प्लानिंग हो गई। बैंक से बात कर ली कि थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो आप दीजिएगा, हम 1 हफ्ते में एडजस्ट करेंगे। बैंक मैनेजर राजी हो गया। 101 दिन प्लांट चल के बंद हुआ, क्योंकि पैसे बहुत टाइट रहते थे।
101 मैंने टारगेट पूरा कर लिया था, 101वें दिन बंद हुआ, 2 दिन के लिए। वो मैंने बोला कि आप लोग प्लांट का मेंटेनेंस करो जब तक। प्लांट का मेंटेनेंस हुआ 2 दिन, तीसरे दिन फिर चालू हो गया। तो नतीजा ये हो गया कि आप कंपनी के ईडी बन गए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो सारे जितने जीएम वगैरह थे सब नीचे आ गए। ये है परफॉर्मेंस। जब मैंने बताया कि मालिक क्या देखता है, ईमानदारी, परफॉर्मेंस। उसके बाद चेन्नई में हमारा प्लांट लगा वीडियो कैसेट का, वहाँ 20,000 कैसेट रोज बनता था और पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट होता था। 20,000 कैसेट आपने फिल्मों में उसमें देखा होगा कि शिप में जो कंटेनर जाते हैं बड़े बड़े और लोहे के कंटेनर होते हैं, उसमें एक कंटेनर में 20,000 कैसेट आता है। तो ऐसा बड़ा एक 20 फीट का कंटेनर हमारे प्लांट से रोज निकलता था। तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आने लगी, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं पहुँचता था। और दूसरा था कि वहाँ जब प्लांट लगा तो ठेकेदार वगैरह जो है काम कर रहे थे, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने बेईमानी करी, लापरवाही करी। तो जो बिल आए वहाँ से वो मुझे आ गए पास होने के लिए कि आप पास करिए। मैंने उसमें देखा, कुछ लगा मुझे कि कुछ गलती है। मैं बताया कि मैं चेन्नई जाता हूँ, उसको चेक करके आता हूँ। चेन्नई गया, गलती पकड़ ली मैंने बिल में, चेक करके वापस आया तो उसी दिन रात को घर में एक पार्सल आया शाम को। तो मैं जब घर पहुंचा तो पत्नी ने बोला कि थैंक यू गिफ्ट के लिए। मैं कहा मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजी। उन्हें गिफ्ट आई है ना, इतना सुंदर नेकलेस आया है। मैं तो कौन सा नेकलेस दिखाओ तो वो मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तो नहीं मंगाया कोई नेकलेस तुम्हारे लिए। मैं पलट के देखने लगा, मैंने तो दिखा था हैदराबाद से आया पार्सल। फिर एक पर्ची पड़ी थी, उसमें ठेकेदार का नाम लिखा हुआ था। मैं कहा इसको तुरंत पैक करो। अगले दिन सुबह उसको लेकर के मैं चला गया चेयरमैन साहब के पास कि सर ये आया है मेरे पास। बोले क्या आया? तो मैं बताया कि ऐसा ऐसा है और ये फलाने ठेकेदार ने भेजा है। तो ये एक इंसिडेंस हो गया। मतलब कई होता हो सकता है उन्होंने बोला होगा किसी ने भेजो, या आपने आप भेजा, पता नहीं मुझे। वो बिल चेक करके काट पीट के बड़ी मुश्किल से उसका ठेकेदार का पेमेंट हुआ, सबका हो गया, उसका रुक गया था, बहुत मुश्किल से हुआ। खैर जो भी हुआ, एक इमेज जो बनती है आपकी कि आप कितने ईमानदार हो, ये आपकी परीक्षा रोज चलती रहती है। रोज मालिक आपके सामने बैठा हुआ है, वो देख रहा है। आप किसी सरकारी संस्थान में जाओगे ना तो कोई नहीं देखने वाला, आप खाली बैठे हो, कर रहे हो सकता है कोई बहुत काम कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, सबको बराबर सैलरी मिलेगी। मगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, मालिक की नज़र के सामने कर रहे हो, तो इसका इनाम जरूर मिलेगा। आप कितना भी आगे बढ़ सकते हो। ये स्टोर आज एक है, कल दूसरा खुलेगी ब्रांच, तीसरी ब्रांच खुलेगी, तो उनको आदमियों की जरूरत तो पड़ेगी। परिवार में तो इतने मेंबर रहते नहीं है, तो कौन संभालेगा। जैसे चेन्नई का जो प्लांट था, फिर मुझे उसका CEO बना के भेज दिया गया। वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मेरे अंडर में आ गए। अब आगे जो भी होता है, देखिए जलन होती है, लोगों की होती है, कंपेरिजन होती है, वो सारी चीजें आई आगे। मगर प्लांट का डायरेक्टर और लिस्टेड कंपनी थी, शेयर मार्केट में उसके शेयर जितने थे, उसके बोर्ड में मेंबर बना रहे मुझे। तो वो सारी जो समस्याएं थी कि टाइम से माल नहीं आता था, वो नहीं आता था, वो सारी हमने दूर करी। और दूर करने के बाद आप देखो कि वो प्लांट भी बंद हुआ। फिर मतलब मेरा जो एम चल रहा था पैसे बचाना, वो मेरा काम साथ में चल रहा था। वो कैसे चल रहा था? जब मैं बैंक में था, उससे 2.5 गुना सैलरी पे थे, मैंने फाइनेंस मैनेजर में ज्वाइन किया था। मगर जो भी ऐसी घटनाएं होती थी जहां मेरी ईमानदारी टेस्ट होती थी या मेरा परफॉर्मेंस चेक होता था, या जो भी काम दिया जाता था वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं भी होता था। कोई सा भी काम है कंपनी का, किसी भी अधिकारी से काम कराना है, किसी नेता से काम कराना है, कुछ भी काम है, जो काम दिया वो होकर रहेगा। उसमें आगे मेरे को ये नहीं बताना है कि सर ये नहीं हो पाया मेरे से, होना ही होना है। उसका रिजल्ट क्या होता था? मेरा साल में 3 से 4 बार इंक्रीमेंट होता था। अगले महीने साहब इतनी सैलरी लेना, अगले महीने से इतनी लेना। तो 2.5 गुना तो मैं बढ़ा के लिया था ज्वाइन करते समय। और जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरी सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम से 25 गुना हो गई थी, 25 गुना। और जब मैं छोड़ा उस कंपनी को तो 30 गुना सैलरी थी। जब मैं ज्वाइन किया वहां से 30 गुना से। ये परफॉर्मेंस जो है, ये रिजल्ट आपको प्राइवेट सेक्टर में ही मिल सकता है, सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकता।
कैसे बंद हो गया, ये जो अनुभव है प्लांट बंद कैसे हो गई, ये एक व्यापारिक अनुभव है, आपको बता देता हूँ। वो उन्होंने डिसाइड किया मार्केटिंग वालों ने कि एक्सपोर्ट में मार्जिन बहुत कम रहता है, प्रॉफिट का सिर्फ 2-3% के मार्जिन पे काम होता है, तो पैसे बड़े टाइट रहते थे। उन्होंने बोला कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, 5 गुना कर देते हैं, मतलब 20,000 कैसेट नोट बनते हैं, अब 1 लाख कैसेट नोट बनेंगे। 1 लाख कैसेट बनते तो हमारा प्लांट जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो कैसेट का प्लांट बन जाता। तो उसलिए जेवीसी से एग्रीमेंट हो गया, जापान में सब हो गया। उसमें एक चीज जो है उन्होंने भूल करी, वो ये भूल करी कि हुआ तो सही है कि आपकी फीस कॉस्ट उतनी रहेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, मगर कब बढ़ेगा, जब पीकेगा तब बढ़ेगा ना। तो क्या हुआ कि जब तक वो प्लांट लगते लगते में वीडियो कैसेट का मार्केट नीचे आने लग गया, सीडी और डीवीडी ने जगह ले ली। सीडी डीवीडी आ गए तो लोग वीडियो कैसेट को छोड़ने लगे, इतना भारी सा वीडियो कैसेट कौन लगेगा, पतली सी सीडी आई, डीवीडी आई, और डीवीडी आने के बाद बहुत जल्दी वो भी चली गई। फिर आ गई आपकी पेन ड्राइव, छोटी सी पेन ड्राइव, वो अभी तक चल रही है क्योंकि बहुत छोटी सी है और उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है, इसलिए वो अभी तक चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज में ये चीज बहुत तेजी से होती है कि पहले बहुत बड़े बड़े मोटे टीवी आते थे, फिर पतले पतले एकदम टीवी आने लग गए। डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फास्ट है, उस चीज को इग्नोर किया गया तो प्लांट बंद हो गया। खैर तब तक मैं अपना प्लान बना चुका था, मैंने डिजाइन कर दिया, यहाँ आके अपना व्यापार चालू किया, 2-3 तरह के काम किए। वो करने में क्या मेरी पूंजी पूरी खत्म हो गई, क्योंकि जो पैसे मेरे को वहाँ से मिलने भी थे, उन्होंने बोला अभी टाइट स्थिति बाद में ले लेना, वो कभी मिले नहीं मुझे। वो खैर एक मुझे वहाँ से धोखा हुआ, तो जिसका जो मैं व्यापार शुरू करना चाहता था नहीं कर पाया, पूंजी खत्म हो गई बड़ी जल्दी, 4-5 साल में खाली हाथ हो गया। पर कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने किए हुए थे, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, तो उनको बेच करके फिर मैंने रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में काम करके फिर एक डेट मैंने डिसाइड कर ली, क्योंकि बच्चों ने डिसाइड किया कि व्यापार नहीं करेंगे, तो मैंने डेट डिसाइड कर ली 65 वर्ष। 65 वर्ष में व्यापार बंद कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ठीक है हम रिटायर हो जाएंगे, वो हो जाएगा, थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद समाज सेवा करेंगे। तो मैंने एक डेट डिसाइड कर ली थी 65, मगर 63 साल की उम्र में ही मैंने व्यापार बंद कर दिया अपना, करके समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ गया। आज छत्तीसगढ़ प्रांतीय सभा है, आर्य प्रांतीय सभा, उसके न्याय सभा का अध्यक्ष हूँ, आर्य समाज का संरक्षक सदस्य हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ।